नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। अपना आज का टॉपिक है सुपरवाइज्ड लर्निंग। मेनली देखो, हमने वेब स्ट्रक्चर के बारे में, वेब डेटा के बारे में डिस्कशन किया था। हमारे पास कंटेंट माइनिंग के अंदर जो कंटेंट्स जो हम माइन करते हैं, तो मेनली वेब कंटेंट जो है वो या तो हमें स्ट्रक्चर फॉर्मेट में मिलेंगे, है ना, और या फिर अनस्ट्रक्चर्ड में मिलेंगे। तो जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, उन डेटा को माइन करने के लिए हम सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग होती क्या है ना, व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। देन हम फिर इसको देखेंगे किस प्रकार से हम वेब माइनिंग के अंदर सुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखो, अगर हम सुपरवाइज्ड की बात करें तो इसमें डायरेक्टली वर्ड से पता चलता है कि इसमें सुपरविजन किया जाता है किसी डिवाइस के द्वारा। ठीक है, देखो मेनली जब हम मशीन को ट्रेन करते हैं, तो मशीन को ट्रेन करते समय यहाँ पे हमारे पास कुछ पहले से ट्रेनिंग डेटा होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो एग्जाम से पहले आप अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, है ना, एग्जाम के लिए अपने आप को ट्रेन करते हो। तो मेनली हमारा तरीका क्या होता है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। सेम ऐसे ही हम अपने आप को ट्रेन करते हैं एग्जाम से पहले। ठीक है, जब एग्जाम पेपर हमारे पास आता है तो हम उसके आंसर्स फिर राइट करते हैं। तो वो हो गया टेस्ट सेट। पहले ट्रेनिंग सेट जो आप स्टडी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, एक क्वेश्चन है उसका आंसर है, दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर है, वो आपने अपने आप को ट्रेंड किया। उसके बाद जब एग्जाम देने गए तो आपके सामने पेपर है जो कि एक टेस्ट सेट है, उसके भी आप आंसर्स लिखोगे, हाँ, उसके आंसर्स लिखोगे। ठीक है, अब उन आंसर्स के बेस पे मेनली फाइनल किया जाता है कि जो कंक्लूजन है वो सही है कि नहीं है। अब देखो, इसको मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ। मान लो ये कुछ एक ट्रेनिंग सेट है, ठीक है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मेनली ये जो पार्ट है ये टेस्ट के लिए रहेगा, सॉरी ट्रेनिंग के लिए रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये ट्रेनिंग के लिए रहेगा और ये जो पार्ट है वो टेस्ट के लिए रहेगा। ठीक है, टेस्ट। ठीक है, अब देखो मान लो यहाँ पे क्या रहने वाले हैं आपके, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके आंसर्स रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं और एक तरफ आपके जो है वो आंसर रहने वाले हैं। अब देखो, इनको हम किस प्रकार से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये काम कैसे करेंगे ट्रेनिंग करने के लिए और टेस्ट करने के लिए। सबसे पहले हम मॉडल डिजाइन करेंगे, जो भी मशीन हमारी होगी उस मशीन को डिजाइन करने के बाद हम उसको ट्रेंड करते हैं। और ट्रेंड किस बेस पे करते हैं, क्वेश्चंस के बेस पे। जैसे ये ट्रेनिंग है तो ये एक क्वेश्चन हो गया, उसके आगे उसका आंसर हो गया। ठीक है, आपने मशीन को क्वेश्चन भी दे दिया, आपने मशीन को उसका आंसर भी बता दिया कि ये क्वेश्चन है और इसका ये आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन और उसका आंसर। जैसे कि मान लो हम एक ब्लड डायग्नोसिस, ब्लड से रिलेटेड जो डिजीज होती है उनको फाइंड आउट करने के लिए हम कोई मशीन बनाते हैं जो कि ब्लड सैंपल लेके और टेस्ट परफॉर्म करे, जैसे ब्लड टेस्ट होता है। तो उसके अंदर हमें क्या क्या बताना पड़ेगा, क्वेश्चंस बताने पड़ेंगे सबसे पहले कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें चेक करनी है। हीमोग्लोबिन, देन हीमोग्लोबिन का हमें रेंज बताना पड़ेगा कि इससे इसके बीच में होना चाहिए। तो क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों चीजें हमें उसको ट्रेनिंग
सेट के अंदर देनी पड़ेगी। तो ये जो ट्रेनिंग सेट है इसके अंदर मेनली अपने क्वेश्चंस और आंसर्स प्रोवाइड करवाते हैं मशीन को, जिससे कि मशीन ये सीखती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और उनके किस टाइप के आंसर्स होंगे। ठीक है, आपने सैंपल्स दे दिए, ट्रेन कर दिया। अब एक नया ब्लड का सैंपल आप लेके आए टेस्ट के लिए। ठीक है, अब इसको हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके और हम रिजल्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ होगा पहले से, ठीक है, क्योंकि रेंज हमने पहले बता रखी है क्या रिजल्ट है। अब इसका जो कैलकुलेटेड रिजल्ट है वो दिए गए रिजल्ट के साथ कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, जितना डिफरेंस कम होगा, मान लो हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो यहाँ पे मान लो अकॉर्डिंग टू ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मान लो आपका 15 हीमोग्लोबिन दिया गया है। ठीक है, और आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसका हीमोग्लोबिन आ रहा है 14.5। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 0.5 का। तो ये 0.5 एक्चुअली क्या है, ये 0.5 एक्चुअली एरर मार्जिन है। जितना जिस मॉडल का एरर मार्जिन कम होगा वो मॉडल उतना ही परफेक्ट होगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है सुपरवाइज लर्निंग के अंदर कि सुपरवाइज लर्निंग के अंदर एक जो सेट होता है वो टेस्ट सेट होता है और दूसरा एक ट्रेनिंग सेट होता है और दूसरा जो होता है वो टेस्ट सेट होता है। ट्रेनिंग सेट से हम मॉडल को ट्रेनिंग देते हैं और टेस्ट सेट से हम उसके एरर मार्जिन वगैरह कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं कि वो कंप्लीटली सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो इसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे। Machine learning is a subfield of computer science that explores the study and contribution of algorithms that can learn from and make predictions on data. मशीन लर्निंग आपकी कंप्यूटर ब्रांच की फील्ड है। ठीक है, इसके अंदर मेनली एल्गोरिथम्स बनाई जाती है और वो एल्गोरिथम क्या काम आती है, वो एल्गोरिथम्स मेनली मशीन को कुछ चीजें लर्न करने के लिए और प्रिडिक्ट करने के लिए, पहले से प्रिडिक्ट करने के लिए कि आगे क्या होने वाला है ना। क्योंकि जैसे कि अभी कोविड की अगर बात करें तो कोविड के अंदर WHO जो है वो आगे की भी हमें रिपोर्ट बता रहा है कि आने वाले मंथ में ऐसा होने वाला है। तो वो किस बेस पे बता रहा है, वो मेनली इसी बेस पे बता रहा है कि किस प्रकार से केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये सुपरवाइज लर्निंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स प्रोवाइड करवाती है जिससे कि हम डेटा को मेनली प्रिडिक्ट कर सकते हैं और मशीन को लर्न करने के लिए हेल्पफुल होती है। सच एल्गोरिथम्स ऑपरेट बाय बिल्डिंग ए मॉडल फ्रॉम एग्जाम्पल इनपुट इन ऑर्डर टू मेक डेटा ड्रिवन प्रिडिक्शंस और डिसीजंस। देखो मेनली हमने बात की एल्गोरिथम्स जो बनती हैं, जो बनाई जाती हैं, उनके लिए एक मॉडल बिल्ड किया जाता है सबसे पहले, फिर उस मॉडल को ट्रेंड किया जाता है। किसके द्वारा ट्रेंड किया जाता है, हेलो एग्जाम्पल इनपुट्स, हेलो एग्जाम्पल इनपुट्स के द्वारा इसको ट्रेंड किया जाता है। तो जो एग्जाम्पल्स जो इनपुट हम देते हैं वो मेनली ट्रेनिंग सेट होते हैं। ठीक है, ऑर्डर टू मेक डेटा ड्रिवन प्रेडिक्शंस हम क्यों ट्रेंड करते हैं, ताकि जो भी प्रेडिक्शंस हैं, डेटा बेस्ड प्रेडिक्शंस हैं, उन प्रेडिक्शंस को परफॉर्म किया जा सके, डिसीजंस लिए जा सके रेदर देन फॉलोइंग स्ट्रिक्टली स्टैटिक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे प्रोग्रामिंग का इतना रोल नहीं रहता है ना, रोल रहता है एल्गोरिथम भी इम्प्लीमेंट जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग में होती हैं, बट जो मॉडल जो डेवलप किया जाता है, जो मॉडल बिल्ड किया जाता है और जो ट्रेनिंग प्रोसेस होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से हम देते हैं। जिस भी मशीन को आप ट्रेन करो उसके लिए उस टाइप के एग्जांपल्स कोट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने एक
एक सिस्टम बनाया, जैसे मान लो व्हीकल्स को पहचानने के लिए कि ये जो व्हीकल है वो एक्चुअली कहाँ से बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली उसकी नंबर प्लेट रीड करने के लिए आप कोई ना कोई सिस्टम डेवलप करोगे। और तो नंबर प्लेट रीड करते तो बताएगा नहीं, क्योंकि उसको पहले से सारे के सारे नंबर प्लेट्स के सैंपल्स उसको देने पड़ेंगे कि इस टाइप की नंबर प्लेट्स हो सकती है, प्लस इस टाइप के नंबर प्लेट्स पे ये फॉन्ट हो सकते हैं, है ना। फॉन्ट्स भी तो हमें बताने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मान लो एक फॉन्ट के अंदर अगर सारे सैंपल हमने डाल दिए और नंबर प्लेट अगर किसी दूसरे फॉन्ट में बनी हुई है तो वहां पे वो रीड नहीं कर पाएगा। तो वहां पे हमें हर एक टाइप के सैंपल्स जो है वो पहले ट्रेनिंग सेट्स के रूप में देने होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हेलो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। सर। हेलो मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो देखो टाइप्स इसके टू टाइप्स मेन होते हैं। वैसे एक और होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, पर मेनली दो टाइप होते हैं, सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। तो वन बाय वन हम दोनों टाइप्स को डिस्कस करते हैं। देखो सुपरवाइज लर्निंग, लर्न बाय एग्जांपल्स एज टू व्हाट ए फेस इज इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, कलर एटसेट्रा। यानी सुपरवाइज लर्निंग क्या करती है, एग्जांपल्स से सीखती है ना। एग्जांपल्स किसी भी चीज के बारे में, जिस चीज के बारे में आप मॉडल डेवलप कर रहे हो, जिस फील्ड के लिए आप मॉडल डेवलप कर रहे हो, उस फील्ड से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर्स, कलर्स, जो भी उसके एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स को एज ए एग्जांपल ट्रेनिंग सेट के अंदर लिया जाता है, सो दैट आफ्टर सेवरल इटरेशंस इट लर्न्स टू डिफाइन ए फेस। ठीक है, जैसे अपने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स की बात करें, जैसे आप मोबाइल में भी देखते हो आजकल बहुत से मोबाइल में फेस लॉक वगैरह आ गए हैं। तो मेनली फेस लॉक ये एप्लीकेशन जो है वो मशीन लर्निंग एप्लीकेशन ही है ना। वो मेनली आपके फेस को रिकॉग्नाइज करता है, तो आपके फेस के एलिमेंट्स को पहले सेव करता है ना। आप फिंगर लॉक लगाते हो, उसमें भी ये सिस्टम है। फिंगर लॉक में आप देखते हो, आप कम से कम 4 या 5 बार आपको, सबसे पहले जब लॉक सेट करते हो तो 4 या 5 बार आपसे फिंगर लगवाता है, ताकि आपके उंगली के हर एक एंगल को रिकॉर्ड कर लिया जाए, है ना। तो वो क्या है, वो ट्रेनिंग एग्जांपल है, वो ट्रेनिंग डेटा है, वो सैंपल्स है उसके पास, जिसके बेस पे वो ऑथेंटिकेशन करेगा, जिसके बेस पे वो पहचान करेगा। तो ये छोटी छोटी एप्लीकेशन जो है वो मशीन लर्निंग एप्लीकेशन हम यूज करते हैं। ये सब सुपरवाइज लर्निंग है। अनसुपरवाइज लर्निंग, सिंस देयर इज नो desired output in this case, that is provided, therefore categorization is done so that the algorithm differentiates correctly between the face of a house, cat और ह्यूमन। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है, सुपरवाइज लर्निंग हम उसके लिए यूज करते हैं जहाँ पे अपने सर्टेन थिंग के लिए यूज करना हो। ठीक है, जैसे कि मान लो हमें तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के लिए यूज करना है, ह्यूमन फेस को रीड करना है बस। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग वहां यूज होती है जहां आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हो और उन मल्टीपल एलिमेंट्स में से आपको फिल्टर करना। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे दिए गए इमेजेस, कुछ इमेजेस हॉर्सेज की है, कुछ कैट्स हैं, कुछ ह्यूमंस हैं, तो इनको डिफरेंशिएट करना है, इनको क्लासिफाई करना। ध्यान रखना, सुपरवाइज लर्निंग ठीक वैसे होती है जैसे कि एक स्टूडेंट सीखता है फैकल्टी से, टीचर से, है ना। और अनसुपरवाइज लर्निंग ऐसी होती है कि वहां पे ना तो कोई टीचर होता है ना कोई स्टूडेंट होता है, ओनली मिक्स डेटा होता है, उनको क्लासिफाई करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपने बात करें, देखो रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक थर्ड टाइप होता है लर्निंग का।
मैंने आपको बताया रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी मेनली यूज की जाती है। इसका ज़्यादा इसके अंदर रोल नहीं है वेब माइनिंग के अंदर, बट मशीन लर्निंग जब आप पढ़ोगे कहीं पे भी तो इसके एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग लर्न हाउ टू बिहेव successfully to achieve a goal while increasing with the external environment। मेनली इसमें होता क्या है, देखो इसमें अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट का मतलब ये कह सकते हैं हम कि इसके अंदर रिवार्ड और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट चलता है। आपने अगर मशीन ने एक्शन सही लिया तो मशीन को रिवार्ड किया जाता है पॉइंट से, और अगर एक्शन गलत लिया तो कुछ पॉइंट्स माइनस कर दिए जाते हैं पनिशमेंट से। इससे क्या है कि ऑल ओवर जब पूरा प्रोसेस हो जाता है तो मशीन एक कंक्लूजन निकालती है कि मेरा प्रोसेस किस हद तक ठीक था, है ना। अगर वो ठीक नहीं था तो नेक्स्ट टाइम जब इस टाइप की प्रॉब्लम होगी तो वो उस स्टेप्स को फॉलो नहीं करेगी, वो कुछ नया ट्राई करेगी। और अगर वो परफेक्ट होता है उसका एक्शन तो वो उसको फिर बार बार कंटिन्यू रिपीट करेगी। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर कॉन्सेप्ट होता है। Supervised learning is the machine learning task of inferring a function from labeled training data, है ना। मेनली सुपरवाइज लर्निंग के अंदर जो भी हम डेटा ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे वो लेबल्ड होंगे। लेबल्ड मतलब क्वेश्चन आंसर्स दोनों साथ में होंगे, है ना। द ट्रेनिंग डेटा कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स। ठीक है, ट्रेनिंग एग्जांपल्स हम प्रोवाइड करवाएंगे, सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स। इन सुपरवाइज लर्निंग ईच एग्जांपल इज ए पेयर कंसिस्टिंग ऑफ इनपुट ऑब्जेक्ट एंड डिजायर्ड आउटपुट वैल्यू। ठीक है, इनपुट ऑब्जेक्ट का मतलब आपका क्वेश्चन हो गया, डिजायर्ड आउटपुट वैल्यू का मतलब आपका आंसर हो गया। कि ये सिचुएशन हो तो आंसर क्या आना चाहिए, ये आप पहले मशीन को सिखाओगे। ये क्वेश्चन रहा तो आंसर ये आना चाहिए, ये क्वेश्चन रहा तो आंसर ये आना चाहिए। ये हम ट्रेनिंग में करते हैं, है ना। इनपुट ऑब्जेक्ट एंड डिजायर्ड आउटपुट, ये दोनों चीजें हम देते हैं मशीन को। जितने ज्यादा सैंपल्स मशीन को दोगे आपका मॉडल उतना ही ज्यादा परफेक्ट बनेगा। मशीन को जितना ज्यादा सिखाओगे वो उतनी अच्छे से काम करेगी। सेम ह्यूमन लर्निंग की तरह ही है। ह्यूमन लर्निंग भी ऐसे ही होती है। स्टार्टिंग से जब हम छोटे होते हैं साल भर के या 2 साल के, तो हमारा माइंड जो वो एकदम ब्लैंक होता है ना, कुछ भी नहीं होता है उसके अंदर। फिर जैसे जैसे हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो हम सीखना स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेरीज करते हैं, हर चीज को देखते हैं तो हम हमारे क्वेश्चंस होते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो उनके आंसर्स जैसे जैसे हमें मिलते जाते हैं तो हमारे माइंड ब्रेन में स्टोर होते रहते हैं, और उसी से हम एक दिन परफेक्ट बन जाते हैं, हम हर चीज को पहचानने लग जाते हैं। बट उसके बावजूद भी जैसे मान लो आज भी अगर कोई ऐसी चीज हमारे सामने आ जाए जो आज तक हमने देखी नहीं है, सुनी नहीं है, तो ऑब्वियसली हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही मशीन के साथ ही होता है। तो 100% कभी भी कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है ना। बट अगर वो 80 to 90% तक अगर वर्क प्रेडिक्शन सही कर रही है, इट मीन्स योर मॉडल इज करेक्ट, है ना। Supervised learning algorithm analyzes the training data and produces an inferred function which can be used for mapping new examples। तो मेनली हम ट्रेनिंग डेटा के रूप में उसको सारे के सारे जो इन्फ्रेंस रूल्स हैं, जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं, जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाने, वो सब चीजें हम यहाँ पे मशीन को प्रोवाइड करवाते हैं। ये प्रोसेस फ्लो है, किस प्रकार से आपकी मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट जो है वो वर्क करता है। एक पर्टिकुलर एक जस्ट एक ब्लूप्रिंट है एक मॉडल का, हम किस प्रकार से देखो परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले
ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन के लिए हम सबसे पहले हम ट्रेनिंग डेटा देते हैं और उनको वैलिडेट करवाते हैं। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल डेटा मतलब जिस चीज के लिए हम मॉडल तैयार कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम मॉडल तैयार कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड पहले जितने भी सॉल्यूशंस हैं, जितने भी आपके पास डेटा है, वो आप मशीन को प्रोवाइड करवाओ। ठीक है, तो वो आपके हिस्ट्रिकल डेटा होंगे। ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा आपके हो गए। रैंडम सैम्पलिंग मेनली क्या होती है? देखो, रैंडम सैम्पलिंग की अगर हम बात करें तो मेनली जो आप डेटा प्रोवाइड करवाते हो उनको मेनली मशीन के द्वारा सैंपल्स किए जाते हैं। रेंडमली मतलब इसमें ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो किया जाएगा, या जो भी है रेंडमली किसी को भी चूज किया जा सकता है। देखो, इसके अंदर मेनली ये आपका प्रोसेस रहेगा। ठीक है, ये 3 स्टेप प्रोसेस रहेगा आपका। उसके अंदर प्री डिफाइंड स्टेप्स हैं जो जो ट्रेनिंग वगैरह है। ठीक है, और उसके बाद जो भी आप कंप्लीट बिल्डिंग करने के बाद जो आप डेटा कलेक्ट कर लेते हो ट्रेनिंग के लिए, सैंपल्स बना लेते हो, वो फिर मशीन को दिए जाएंगे एज ए ट्रेनिंग सेट। मशीन उसको वैलिडेट करेगी कि ये जो है वो ओके है या नहीं है। वैलिडेट कैसे करेगी? जो भी आप टेस्ट सैंपल दोगे उन टेस्ट सैंपल पे अपने आप को सॉल्यूशन फाइंड करेगी। सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद वहाँ पे एरर रेशियो चेक किया जाएगा। वही वैलिडेशन का तरीका। वैलिडेशन ये होता है कि आप कितना सही काम कर रहे हो, और वो कब पता चलेगा? जब आप काम करोगे और कंपेयर करोगे पुराने सॉल्यूशन से, कि पुराना सॉल्यूशन तो इतने टाइम में या इतनी एक्यूरेसी दे रहा था और मेरा सॉल्यूशन इतनी एक्यूरेसी दे रहा है। तो ये मेनली जो भी हिस्टोरिकल डेटा है, उन हिस्टोरिकल डेटा से हम सैंपल्स बनाएंगे। ठीक है, सैंपल्स बनाने के बाद हम वो सैंपल्स जो है वो ट्रेनिंग के लिए देंगे। ध्यान रखना, जितना आपके पास कंप्लीट डेटा आप कलेक्ट करते हो मशीन को लर्न करवाने के लिए, उसमें से 70% कम से कम ट्रेनिंग सेट में दिया जाए और 30% जो है वो टेस्ट सेट में दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रेनिंग के अंदर मान लो 70%, 100 सैंपल्स हमने कलेक्ट किए। ठीक है, किसी भी मशीन को ट्रेन करने के लिए 100 में से मान लो 70 सैंपल्स मैंने मशीन को एज ए ट्रेनिंग डेटा सेट दे दी। ठीक है, तो मशीन उस ट्रेनिंग डेटा सेट से लर्न करेगी, लर्न करके उनको अपने पास स्टोर कर लेगी, और स्टोर करने के बाद जो स्टैटिस्टिकल मॉडल है वो आपके कैलकुलेशंस परफॉर्म करने लग जाएगा। अब जो भी आपने ट्रेनिंग सैंपल्स दिए, मान लो 30 ट्रेनिंग सैंपल्स हैं, आपने 1 बाय 1 सभी मशीन को प्रोवाइड करवाए, तो मशीन जो वो इस ट्रेनिंग सैंपल्स के ऊपर अपने प्रेडिक्शन जो अपनी कैलकुलेशन करेगी, और कैलकुलेशन करने के बाद ये ट्रेनिंग से जो डेटा है उसको कंपेयर करेगी, और कंपेयर करने के बाद जितना भी डिफरेंस आएगा, ठीक है, उसको अपने यहाँ पे डिफाइन करेंगे। X% एक्यूरेसी, यानी टोटल एक्यूरेसी आपकी कितनी रही। मॉडल वैलिडेशन आउटकम्स, तो वो डिसाइड करेगा कि आपका मॉडल एक्चुअली वैलिड है या नहीं। ठीक है, प्रिडिक्शन मेनली किस टाइप से होता है? देखो, ये यहाँ पे जो दिया गया ना प्रिडिक्शन का पार्ट, तो ये प्रिडिक्शन किस प्रकार से होती है? ये प्रिडिक्शन देखो इस प्रकार से होती है, जो भी न्यू डेटा आएगा, न्यू डेटा का मतलब आप मशीन को ट्रेन कर चुके हैं, अब आप मशीन को प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। ठीक है, तो जो न्यू डेटा मशीन के पास आया प्रॉब्लम के रूप में, उसको मेनली प्रेडिक्ट किया जाएगा। प्रेडिक्ट किसके बेस पे किया जाएगा? जो भी मशीन ने पहले से सीख रखा है। ठीक है, स्टेटिस्टिकल मॉडल, तो ये स्टेटिस्टिकल मॉडल जो है वो आपका वो मॉडल है जो कि मेनली आपका ट्रेनिंग डेटा से लर्न किया गया। ठीक है, तो जो भी स्टेटिस्टिकल डेटा इसके पास रहेगा, उस डेटा के अकॉर्डिंग न्यू डेटा के ऊपर कैलकुलेशन की जाएगी और प्रेडिक्शन किया जाएगा, और वो फिर आउटपुट के रूप में प्रेडिक्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यही मेन वेब माइनिंग के अंदर हम यूज करने वाले हैं। तो वेब माइनिंग के अंदर भी जो आपकी लर्निंग मेथड्स हैं उनको पहले से ट्रेंड किया जाता है, उनको ट्रेंड किया जाता है किस प्रकार से आपको वेब में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, और
फिर जैसे हम कुछ उनसे डिमांड करते हैं, है ना, ये 30% जो है वही डिमांड है, ये टेस्ट सैंपल वाली, या जो न्यू मान लो ये, तो डिमांड जैसे ही करते हैं तो वो मेथड डायरेक्टली रन होता है और हमें हमारा रिलेटेड डेटा जो है वो प्रोवाइड करवा देते हैं, है ना, जो प्रिडिक्टेड आउटकम है। सुपरवाइज लर्निंग प्रोसेस 2 स्टेप्स, है ना, तो 2 स्टेप्स यहाँ पे वही है, सबसे पहले आपका ट्रेनिंग देन टेस्ट, वही 2 स्टेप प्रोसेस है आपका। लर्न ए मॉडल यूजिंग द ट्रेनिंग सेट, सेकंड आपका टेस्टिंग, पहला लर्निंग, सेकंड टेस्टिंग। टेस्ट द मॉडल यूजिंग अनसीन टेस्ट डेटा टू एक्सेस द मॉडल एक्यूरेसी। ठीक है, सेम वैसे ही है जैसे आप पूरे सेमेस्टर भर किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, ठीक है, देन फिर पेपर आता है, सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आपके एग्जाम्स होते हैं, तो एग्जाम के अंदर जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हो वो एज इट इज आपको वैसा ही मिले जैसा कि आपको क्लासरूम के अंदर पढ़ाया गया है ना, या क्लासरूम के अंदर आपको बताया गया है, जरूरी नहीं है ऐसा। वो दूसरे फॉर्मेट में आ सकता है, क्वेश्चन चेंज आ सकता है ना, लैंग्वेज चेंज की भी आ सकती है। अरे जरूरी नहीं है कि जो आपने एग्जैक्टली सीखा है एग्जैक्टली वैसा का वैसा आपके सामने हो। ट्यूशन आएगा तो उसी सब्जेक्ट से, यानी जब वही सेम चीज है, जो भी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम जो मॉडल आपने डेवलप किया है, मान लो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया है, तो आप प्रॉब्लम तो उसको उससे रिलेटेड ही दोगे। जैसे मान लो ब्लड डायग्नोसिस की मैंने बात की, तो उस मॉडल को आप प्रॉब्लम तो ब्लड डायग्नोसिस की दोगे, ब्लड का सैंपल ही दोगे, बट ब्लड में भी बहुत सारी चीजें होती है ना। ब्लड में मान लो आपने सब कुछ सारे सैंपल्स दे दिया आपने, आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी एंड हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के डिफरेंट डिफरेंट जो कंटेंट होते हैं वो सारा का सारा आपने बता दिया, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा जो कोशिकाएं हैं वो सेम सिचुएशन में रहे, है ना। कोशिकाओं की साइज कम या ज्यादा हो सकती है, मे बी कोशिकाएं वीक हो सकती हैं या ज्यादा एनर्जेटिक हो सकती हैं, है ना। इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन, ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या है, कितना है, तो मेनली इन चीजों को प्रिडिक्ट किया जाता है उन सभी एलिमेंट्स के द्वारा, है ना। तो जो टेस्ट जो डेटा होता है, जो न्यू डेटा होता है, जो आप प्रॉब्लम देते हो, वो रिलेटेड तो टेस्ट डेटा से होता है, बट डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक है, एक्यूरेसी, मैंने एक्यूरेसी चेक करते हैं नंबर ऑफ करेक्ट क्लासिफिकेशंस और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ये एक्चुअली ये एक ये ध्यान रखना, ये नीचे आ गया, ठीक है, ये एक है, इसके डिवाइड में फिर ये वाला है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। नंबर ऑफ करेक्ट क्लासिफिकेशन, यानी आपने जो टेस्ट सैंपल 30 दिए, उसमें से इसने करेक्ट कितने किए, सही तरीके से कितने टास्क परफॉर्म किए, और टोटल टेस्ट केसेस आपके कितने थे। मान लो 30 में से 20 सही किए तो 20/30 जो भी रेशियो आएगा वो मशीन का एक्यूरेसी डिफाइन करेगा। ठीक है, तो अगर अपने दोनों स्टेप की बात करें, ट्रेनिंग और टेस्टिंग, तो देखो ट्रेनिंग में मेनली मॉडल तैयार होता है और टेस्टिंग में मेनली हम एक्यूरेसी चेक करते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा हमारे पास है, यहाँ पे हमारी लर्निंग एल्गोरिथम वर्क करेगी, जो कि यहाँ से डेटा लेती रहेगी और लर्न करती रहेगी। जैसे लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा मॉडल जो है वो हमारे पास में अवेलेबल रहेगा, मॉडल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मॉडल कंप्लीट होने के बाद उसको हम टेस्ट डेटा देंगे और एक्यूरेसी चेक करेंगे। ठीक है, तो यही प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। तो जो वेब माइनिंग के अंदर हम सुपरवाइज लर्निंग मेथड्स यूज करेंगे, वो भी मेथड्स कुछ इसी टाइप के होंगे, जो कि ट्रेंड होंगे उसी
मेनली प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, चाहे सर्चिंग प्रॉब्लम्स हो या फिर डेटा फिल्टरिंग हो या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो। क्या ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके ओवरव्यूज के लिए, जस्ट थ्योरेटिकल पॉइंट है, मेन कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है। तो इन थ्योरेटिकल पॉइंट्स को आप लोग रीड कर लेना, मेनली आप लोगों को रीड करने के लिए ये चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, देखो, इन ऑर्डर टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम ऑफ सुपरवाइज लर्निंग वन हैज टू परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। यानी जो भी सुपरवाइज लर्निंग के द्वारा हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इनमें से जो स्टेप्स हैं वो फॉलो किए जाने जरूरी है। डिटरमाइन द टाइप ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स। सबसे पहले ट्रेनिंग एग्जांपल्स डिटरमाइन करना जरूरी है। द यूजर शुड डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज टू बी यूज्ड एज ए ट्रेनिंग सेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, किस टाइप के डेटा ट्रेनिंग सेट के अंदर यूज किए जाए। ठीक है। सेकंड, गैदर ए ट्रेनिंग सेट। एक ट्रेनिंग सेट आप बनाओ। ए सेट ऑफ इनपुट ऑब्जेक्ट इज जनरेटेड एंड कॉरेस्पॉन्ड आउटपुट्स आर ऑल्सो गैदर्ड। एक इनपुट सेट और उसका आउटपुट सेट भी उसके साथ में, यानी क्वेश्चंस और साथ में उसके आंसर्स, आइदर फ्रॉम ह्यूमन एक्सपर्ट्स और फ्रॉम मेजरमेंट्स, है ना। जो भी जिस टाइप का मॉडल हो, अगर ह्यूमन एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है तो ह्यूमन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो आपने कोई एस्ट्रोलॉजी या फिर वेदर फोरकास्टिंग रिलेटेड आपने बनाए तो यहाँ पे मेजरमेंट्स और ह्यूमन एक्सपर्ट दोनों की रिक्वायरमेंट्स रहती है। डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द लर्न फंक्शन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग लर्निंग एल्गोरिथम। ठीक है। तो जो भी स्ट्रक्चर है आपके लर्निंग फंक्शंस का और कॉरेस्पॉन्डिंग लर्निंग एल्गोरिथम्स का, उनको पर्टिकुलर डिटरमाइन किया जाए, उनकी पहचान की जाए। और कंप्लीट द डिजाइन, रन द लर्निंग एल्गोरिथम ऑन द गैदर्ड ट्रेनिंग सेट। ठीक है। डिजाइन को कंप्लीट करें और उसके बाद जो भी लर्निंग एल्गोरिथम है उसको ट्रेनिंग सेट के द्वारा, ट्रेनिंग सेट उसको प्रोवाइड करवाएं और उसको एग्जीक्यूट करें, जिससे कि अपनी मशीन जो है वो लर्न कर सके। एंड देन इवैल्यूएट एक्यूरेसी। ठीक है। और हम फिर जो भी लर्न फंक्शंस है उनकी एक्यूरेसी जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर पैरामीटर adjustment and learning, the performance of the resulting function should be measured on a test set that is separate from the training set। ठीक है। उसके बाद हम जो भी हमारे टेस्ट सेट होंगे जो कि ट्रेनिंग सेट से सेपरेट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे, रिजल्टिंग फंक्शंस के अंदर सुधार करेंगे। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर मेनली दो चीजें मेन है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, इसको देखो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। y इक्वल टू f ऑफ x। सुपरवाइज लर्निंग में मेनली क्या होता है, x जो है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और y आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो इसके अंदर मेनली जो भी दोनों टाइप के वेरिएबल्स होंगे x और y, उनके बीच में यहाँ पे रिलेशंस जो है वो शो किए जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो सुपरवाइज लर्निंग है वो आपका रिग्रेशन आता है। रिग्रेशन इसमें दो टाइप के होते हैं, लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिकल रिग्रेशन, दोनों ही एल्गोरिथम है सुपरवाइज लर्निंग की। लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमेशा इस टाइप का ग्राफ आपको मिलता है, जिसके अंदर मान लो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे वेरी कर रहे हैं। ठीक है। तो हम इस टाइप का ग्राफ जो है यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। पर इसके अंदर प्रॉब्लम ये कि ये वाला जो मेथड है वो वहीं अप्लाई किया जा सकता है
जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पूरी तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करते हो। यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करते हो लाइन वाला, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख सकते हो, या फिर हम एम एक्स प्लस सी से देख लेते हैं ना। ये होता है लाइन का फॉर्मूला एम एक्स प्लस सी, ठीक है। सी आपका कांस्टेंट है, मेनली स्लोप हम फाइंड करते हैं यहाँ पे। लीनियर रिग्रेशन के अंदर ये चीज हम यूज करते हैं। वैसे लीनियर रिग्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में 2 ही एल्गोरिथम है, डिसीजन ट्री और एक और है। बट कहीं ना कहीं आपके मे बी पॉसिबिलिटी जल्दी मशीन लर्निंग की जो सिलेबसेज है वो एमसीए में जुड़ने वाला है। बीटेक में तो पिछले साल से स्टार्ट हो गया, पिछले से पिछले साल 6 सेमेस्टर के अंदर आप लोगों के लिए भी जल्दी मशीन लर्निंग की प्लानिंग हो रही है। तो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन मेनली फैक्टर्स रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पे हम बाइनरी क्लासिफिकेशन यूज करते हैं, जिसको हम लीनियर लॉजिस्टिकल रिग्रेशन बोलते हैं। देखो इसके अंदर मेनली क्या होता है, यहाँ स्पेस है, मैं यहाँ बता देता हूँ। लॉजिस्टिकल रिग्रेशन के अंदर मेनली हम सिग्मोइड फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। हम यूज करते हैं सिग्मोइड फंक्शन, ठीक है। इसमें एक रेंज डिसाइड कर देते हैं हम। मान लो यहाँ पे 0.5 मैंने डिसाइड कर दिया कि जिसकी वैल्यू 0.5 से कम है ना उसको तो 0 असाइन कर दो, और जिसकी वैल्यू 0.5 से ऊपर है उसको 1 असाइन कर दो। यानी बाइनरी में लेते हैं हम इसको, तो 1 वाले तो सारे यहाँ आ जाएंगे और 0 वाले सारे यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। 2 ही कैटेगरी यहाँ पे रखी जाती है। तो इस टाइप से हम इसको मैनेज करते हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन को, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं एंड करते हैं। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।